क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इतना आसान चैप्टर है ना, फिर भी एनसीईआरटी में ऐसे घुमा फिरा के दिया है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है। बट गेस व्हाट, मैं उसी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आपके लिए नोट्स भी लाई हूँ और आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी कर दूंगी। तो बस आपको मेरे साथ समझना होगा और मैं बस आपको समझाते जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे रही हूँ, गो वॉच इट, जहां पर मैंने आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस वगैरह सब चीज आपको बताई थी। तो उसमें मेंडल ने कुछ फैक्टर्स बताए थे। वो फैक्टर्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को। ये सब चीजें क्लियर नहीं थी, मतलब क्लियरली नहीं बताया था मेंडल ने, ठीक है। तो अगले 100 सालों तक फिर प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल का इन्वेस्टिगेशन चलता रहा ताकि चीजें क्लियर हो सके। तब जाके हमें क्या रियलाइज हुआ कि जो डीएनए होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, एक है डीएनए, एक है आरएनए। दोनों ही लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। लिविंग कोई भी जिंदा चीज होती है तो उसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इन मोस्टली, लेकिन आरएनए कुछ वायरस में पाए जाते हैं और इनका मोस्टली फंक्शन मैसेंजर का होता है और कुछ एडिशनल रोल्स जैसे कि फंक्शन एज अडेप्टर हो गया, स्ट्रक्चरल और फिर कैटालिटिक मॉलिक्यूल के रूप में होता है। तो देखिए, डीएनए जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। चीजों को क्लियर करने के लिए देखिए, डीएनए को समझिए। डीएनए जो है ना, वो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। इसका जो लेंथ है, कैसे कितना लंबा होगा डीएनए, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। कैसे देखिए, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बन रहा है हमारा डीएनए। इसका मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो गया, अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो डीएनए लंबा हो जाएगा और अगर कम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे तो डीएनए छोटा हो जाएगा। तो क्या चीज डीएनए की लेंथ डिसाइड कर रही है? वो है न्यूक्लियोटाइड डिसाइड कर रही है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इनको हम लोग बेस पेयर के रूप में भी कहते हैं। ये आप आगे समझेंगे कि बेस पेयर क्या होता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे पहला है बैक्टीरियोफेज, जिसको हम लोग 5x174 के नाम से भी जानते हैं। इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है, उसके पास कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एसर्शिया कोलाई के पास कितने होते हैं? दैट इज 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं बेस पेयर्स? दैट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और वही अगर डिप्लॉइड की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे आप, दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, डीएनए आपने देखा होगा ऐसा डबल हेलिक्स का होता है। ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैंने साथ में अटैच कर दिया ताकि इसके साथ ही आपको चीजें याद हो जाए। तो अभी हमने जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड के ही जुड़ने से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। लेकिन आप बोलेंगे भाई ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये तो बता दीजिए। तो मैं बताती हूँ। देखिए, न्यूक्लियोटाइड में होते हैं 3 कंपोनेंट। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। चलिए एक एक करके सब चीजों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेंटोज शुगर क्या होता है? पेंटोज शुगर जैसा नाम कहेगा, पेंटोज यानी 5 कार्बन तो इसमें रहेगा है, ठीक है। तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है राइबोस और एक होता है डीऑक्सीराइबोस। दोनों में ही 5 कार्बन रहेंगे, लेकिन यहाँ जो राइबोस है और यहाँ डीऑक्सीराइबोस का आप स्ट्रक्चर देखिए। डीऑक्सीराइबोस यानी डीऑक्सी यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है सेकंड कार्बन से। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। तो इसके बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, दैट इज बस आप 5 कार्बन लगाना है। तो 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन 5 हो गया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 और 5, सब दोनों में ही 5 कार्बन है। लेकिन यहाँ देखिए, तो एक कार्बन पे HOH, दूसरे कार्बन पे HOH, तीसरे कार्बन पे HOH, चौथे कार्बन पे H और CH2OH है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोस है तो सेकंड कार्बन से क्या होता है? O वाला हट जाता है। यहाँ देखिए O था, यहाँ पर O हट जाता है। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीराइबोस होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो डीऑक्सीराइबोस होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिए कि एक इंसान ने बहुत कपड़े पहन रखे हैं तो वो उसको क्या लगेगा? गर्मी गर्मी लगेगा। इसने एक ऑक्सीजन यानी कि कोई ये कपड़ा उतार दिया तो ये क्या हो रहा है? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसको अब थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो इस तरीके से पेंटोज शुगर आर ऑफ 2 टाइप्स, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। फिर देखिए, नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं प्राइमरीन। प्यूरिन जो है उसका एग्जांपल है आइडेनिन, ग्वानिन और प्राइमरीन का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। अभी हम आगे देखते हैं कैसे होती हैं। तो देखिए, पेंटोज शुगर जो हमने पढ़ा, दैट इज एक था राइबोस, दूसरा था डीऑक्सीराइबोस। इनमें से कौन सी चीज मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बस ये फंक्शन समझिए कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पे मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिड एसिडिक बॉन्ड। फिर ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाना, इस न्यूक्लियोसाइड में जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज PO4 3-।
5th कार्बन पे जुड़ के क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये जो जुड़ा इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, ये होते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड बना ना, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जिस तरीके से जुड़ेंगे और ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और ये जुड़ते किससे है, ये है वाया फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। देखिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फोईस्टर बॉन्ड था, अब जब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो डाई लगा देंगे, यानी कि 2, यानी फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आपने क्या जाना, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और यही न्यूक्लियोसाइड फिर फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और यही न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड बनाता है, किससे, फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड से। तो मैंने जो आपको यहां पर बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में कितने चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब आपको समझ आ गया होगा कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाया, सबसे पहले बनाया न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाए, न्यूक्लिक एसिड बनाए। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। इसको अभी आगे और अच्छे से समझाती हूँ। फिर देखिए डीएनए अलग है, आरएनए अलग है। ठीक है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कैसे चीजें बनती है, डीएनए बनाने का अलग प्रोसीजर होता है, आरएनए बनने का अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो यहां पर तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे शुगर पे क्या लगेगा, नाइट्रोजनस बेस लगेगा। तो यहां पर हम लोग डीएनए के लिए कौन सा शुगर लेंगे, शुगर आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है राइबोस और एक है डीऑक्सी राइबोस। तो डीएनए बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डीऑक्सी राइबोस वाला पेंटोस शुगर लेंगे, और आरएनए बनाने के लिए पेंटोस शुगर राइबोस वाला लेंगे। नाइट्रोजनस बेस आरएनए के लिए एजीसीयू होता है, और नाइट्रोजनस बेस डीएनए के लिए क्या होता है, एजीसीटी होता है, यानी टी और यू का यहां बस डिफरेंस आता है, और फॉस्फेट ग्रुप फिर जुड़ जाता है। तो इससे बनते हैं हमारे डीएनए और आरएनए। तो यहां पर देखिए किस तरीके से होता है, इसको एक बार फिर से समराइज हो जाएगा आपको। तो यहां ये जो आप एक चेन दिख रहे हैं ना, ये चेन अभी जो मैंने आपको दिखाया दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ये आप क्या देख रहे हैं, ये है हमारा पेंटोस शुगर, जिसके फर्स्ट कार्बन पे क्या आके लगता है, जिसके फर्स्ट कार्बन पे आके लगा है हमारा नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ के 5th कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि एक साइड वाला फॉस्फेट ग्रुप और एक साइड वाला हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप है, ये फ्री है, यानी कि इससे कोई चीज अटैच नहीं है। देखिए सब चीजों से अटैच है, लेकिन एंड में किसी से कोई चीज अटैच नहीं है। तो इस वाले को, क्योंकि ये 5th कार्बन पे था, तो ये क्या होगा, 5' एंड कहते हैं, और इस वाले एंड को हम लोग 3' एंड कहते हैं, क्योंकि ये 3rd कार्बन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये वाला एंड हो जाता है 5' एंड, और ये वाला एंड हो जाता है 3' एंड। तो आपको अब समझ आना चाहिए कि अगर मैं 5' एंड बोल रही हूं तो 5' का एंड होता है ये फॉस्फेट वाला एंड, और 3' का एंड होता है ये हाइड्रोक्सिल वाला एंड होता है। तो देखिए ये एक चेन थी अभी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरी चेन आके इससे होती है अटैच, इससे होती है इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच होते हैं वाया हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। हाइड्रोजन के बॉन्ड्स एक चेन को दूसरे चेन से अटैच करती है। अभी सबसे पहले अगर एक चेन की, सिर्फ एक चेन की अगर बात करें तो यहां देखिए ये तो है पूरा एक वाला, है ना, ये वाली चीजें एक है और ये वाली चीजें एक है। इन दोनों को जोड़ने वाला बॉन्ड क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है ना, मैंने आपको यहां ही बता दिया है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है किससे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से। तो यहां देखिए न्यूक्लियोसाइड है, यहां है फॉस्फेट, तो ये दोनों किससे बने, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से बने। अब देखिए यहां 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, तो ये क्या होंगे, फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड होते हैं। क्या इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स किससे स्टिक होते हैं, ये फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड से स्टिक होते हैं। ठीक है, ये वाला एंड क्या है, अभी मैंने आपको समझा दिया, ये 3' एंड होता है, क्योंकि ये 3rd कार्बन पे OH फ्री रहता है, और यहाँ पर P एंड होता है, यानी 5th कार्बन पे बेसिकली फॉस्फोरस जो है वो फ्री रहता है, इसलिए इसको हम लोग 5' एंड बोलते हैं। और दोनों, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, दोनों को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जहां पर ये जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, एक दूसरे के नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, A जो है वो T से जुड़ गया, T जो है वो A से जुड़ गया, G जो है वो C से जुड़ गया, ऐसे क्या अपनी मर्जी से किसी से भी जुड़ जाते हैं, नहीं। इसका भी एक प्रिंसिपल है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाँ माना कि नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं, मगर कौन सा नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। यहां आता है इरविन चार्ड-गैफ रूल। ये बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो A और T के बीच में, अगर DNA रहा तो T रहेगा, तो उसमें क्या होता है 2H के बॉन्ड होते हैं, और अगर RNA रहा तो A और U बनता है। तो A और U और या फिर A या T के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, दैट इज 2H का बॉन्ड रहता है, और G और C के में पास होता है 3H बॉन्ड। इसलिए हम क्या बोलेंगे, A जो है वो T या U से कंबाइन करेगा और G जो है वो C से कंबाइन करेगा। तो यहां भी आप देख सकते हैं A और T जो है वो किससे कंबाइन कर रहा है, 2 वाले से कंबाइन कर रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि G और C किससे कंबाइन कर रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कंबाइन कर रहा है। तो ये क्या बोल रहे थे, इरविन चार्ड-गैफ का रूल है, जहां A T या U ही से कंबाइन करता है और G जो है वो C से कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ 3H बॉन्ड होते हैं। इसलिए
इसलिए परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज ऑफ टी या यू के बराबर होता है और परसेंटेज ऑफ जी सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी डायग्राम गिवन है किस तरीके से होता है। तो ये बेस पेयर्स, ये तो एक है चेन है ना, ये दूसरी चेन है। दोनों के जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये किससे जुड़े, जैसे एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है या फिर यूरेसिल से जुड़ता है अगर आरएनए होता तो, और ग्वानिन साइटोसिन से ही जुड़ता है। ये वाले इसको क्या बोलते हैं ना हम लोग, इसको कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं, और यही होता है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें रूल नंबर 1 क्या है, ए जो है वो टी से जुड़ेगा, जी जो है वो सी के बराबर होगा, इस तरीके से होता है। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी चीज आपको एक दूसरे के इक्वल नहीं करनी है, सिर्फ ए प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी हमेशा 1 के बराबर होगा, और ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी होता है। तो अभी हमने जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर देखा, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स क्या होते हैं, ये किससे बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन से बना होता है, जहां बैकबोन जो होता है वो शुगर फॉस्फेट का होता है। ये अभी हमने देख लिया है कि बैकबोन किसका है, शुगर फॉस्फेट का होता है, और ये 2 चेन्स है ना, 2 चेन से बना है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ये दोनों चेन जो होती है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होती है। ऐसे समझिएगा, इसका एक चेन जो होता है ना, ये वाला चेन अगर 3' to 5' जा रहा है तो दूसरा वाला चेन 3' to 5' जाता है, यानी कि 3 और यहाँ 5, यहाँ 5 यहाँ 3, तो ये क्या है, एंटी पोलर होता है। और इसी को ऐसे गोल गोल घुमा दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो यही कह रहा है कि दोनों चेन की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अगर कोई 5' to 3' है तो दूसरा वाला 3' to 5' होता है। और मैंने अब आपको समझा दिया है 3' क्या है और 5' क्या है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया था कि प्यूरिन के पास होती है 2 रिंग और प्राइमरीन के पास होती है सिंगल रिंग। तो यहाँ वही चीजें गिवन है कि प्यूरिन जो होती है वो 2 रिंग वाली होती है, प्राइमरीन जो होती है वो सिंगल रिंग वाली होती है। इसीलिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही अप्रोक्सीमेटली जनरेट होता है। अब आप सोचिए, ए जो है वो टी से कंबाइन करेगा, ए क्या होगा, 2 रिंग वाला है, और रिंग 1 वाला क्या है, एक ही रिंग वाला क्या है, टी है। तो एट द एंड ऑफ द डे 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ भी रिंग 1 है, यहाँ रिंग 2 है, तो यहाँ भी 3 रिंग, यहाँ रिंग 1, यहाँ रिंग 2, तो यहाँ भी 3 रिंग। तो अप्रोक्सीमेटली देखिए सबके यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही होते हैं। 2 जो चेन है ना वो राइट हैंडेड फैशन में कोलाइड करते हैं, यानी कि एक राइट हैंड फैशन यानी कि राइट हैंड से कोलाइड करते हैं, जिसका पिच जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है, और 1 नैनोमीटर जो होता है 1 बिलियंथ ऑफ मीटर होता है। ये रफली 10 बेस पेयर के पास आसपास होता है। तो ये पिच क्या बोल रहा है, पिच जो है वो पिच होता है अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर का होता है। एक पिच के बीच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली होते हैं, और पिच क्या होता है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये 3.4 नैनोमीटर फिर फाइनली हम बताते हैं। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻�9 मीटर। एक बेस पेयर जो है ना दूसरे के ऊपर ऐसे डबल हेलिक्स बनाता है, जो कि स्टेबिलिटी देता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना बेसिकली स्टेबिलिटी के काम आता है। तो ये थे कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए डीएनए जो है ना वो एसिडिक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये किसने आइडेंटिफाई किया था, ये फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इसको न्यूक्लिन नाम से बताया था। ठीक है, फिर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने एक्सरे की हेल्प से डाटा प्रोड्यूस किया, किससे, मॉरिस वेल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। और फिर एक बहुत ही सिंपल लेकिन फेमस डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर किसने दिया था, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, जो मैं आपको शुरू में बता रही थी। और डाटा किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस वेल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था, और फेमस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। और अभी हमने एडविन चार्गेफ रूल भी मैंने आपको बता दिया है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन यूरेसिल वगैरह के बारे में, जहां रेशियोज जो होते हैं वो कांस्टेंट और इक्वल होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड जो होता है ना, इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड की जैसे चेन होती है, जैसे बैक्टीरियोफेज जो मैंने आपको बताया 5 × 174 इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, इनके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स इन टोटल होती है। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड में क्या होंगे ना, ये एक स्ट्रैंड था, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक ही चेन के न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन यहाँ डबल स्ट्रैंडेड में 2 वाले होते हैं, इसीलिए हम लोग बेस पेयर का नाम देते हैं। बेस पेयर क्या होता है, पेयर अप हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। तो बेस पेयर क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड वाले को हम लोग बेस पेयर कहते हैं, है ना, जबकि सिंगल स्ट्रैंडेड वाले को हम लोग सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से कहते हैं। तो ह्यूमन का डीएनए अगर हैप्लॉइड रहता है तो 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, और डिप्लॉइड में क्या होगा, इसको सेम को इंटू 2 कर दीजिए तो 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। एसेशिया कोलाई मैंने आपको बता दिया था 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं, और बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने होते हैं, 48502 बेस पेयर्स होते हैं। तो अब आपको बेस पेयर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया है। अब पैकेज ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे होता
है। तो आप खुद सोचिए हमें पैक क्यों चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि चीजें बिखरी रहती है तो हम उसे पैक कर लेते हैं। तो ह्यूमन के एक सेल, हैप्लॉइड की मैं बात कर रही हूँ, डिप्लॉइड की नहीं, हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। हम जानते हैं कि एक बेस पेयर्स में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम लोग डिप्लॉइड की बात की जाए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम तो डिप्लॉइड होते हैं, तो डिप्लॉइड में जितना था उसको हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो डिप्लॉइड के लिए कितना 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स आ रहे हैं। और डिस्टेंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कितना है 0.34 डिस्टेंस है इंटू 10 की पावर ऑफ -9 है। तो इसको अगर आप यहाँ इस वाली चीज को 0.34 इंटू 10 की पावर ऑफ -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मीटर आएगा। एक सेल में 2.2 मीटर लंबा आपको डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मिल रहा है, और ह्यूमंस के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है। तो आप डिस्टेंस इमेजिन कर सकते हैं कि 2.2 इंटू में मिलियंस कितने होंगे डिस्टेंस, तो भाई बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। इसीलिए हमें पैकिंग की हमें नीड होती है, और ये पैकिंग करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज करते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई जो होता है, डीएनए जो होता है उसके पास होती है नेगेटिव चार्ज। इसको क्या होता है ना कि कुछ प्रोटीन से ये होल्ड करके रहता है, जो कि प्रोटीन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। किसमें, प्रोकैरियोट्स में कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में यहां तक कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, फिर भी डीएनए और प्रोटीन आपस में जुड़ के न्यूक्लियोइड बनाते हैं, यानी डीएनए ऐसे वैसे बिखरा हुआ नहीं रहता है। अब यूकैरियोट की बात की जाए तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो डीएनए जो होता है वो एसिडिक सब्सटेंस होता है। तो यहां देखिए कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एसिडिक होता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो उसमें क्या क्या बेसिक प्रोटीन होते हैं, लाइजीन और आर्जिनिन होता है। तो ये दोनों करेंगे बाइंड, तब होती है हमारी पैकिंग। ठीक है, तो क्या होता है, हिस्टोन होता है एक ऑक्टोमर। ऑक्टोमर यानी कि 8 यूनिट्स उसमें पाई जाती है कि ये है हिस्टोन। ठीक है, ये है एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल। इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं इस तरीके से जो गया हुआ है, ये क्या है, ये है हमारा डीएनए, यानी डीएनए ऐसे रोल हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन कहते हैं। तो ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये ग्रीन वाला बॉल जो आप देख रहे हैं, और डीएनए क्या है, इसमें ऐसे लिपटा हुआ है, पैक्ड है। ठीक है, तो इसको, इसी टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है डीएनए का, तो दैट इज 200 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर्स है, टोटल 220 पेयर बस एक न्यूक्लियोसोम में हम बात कर रहे हैं। यहां पर एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ता है। कैसे, ये है एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा या तीसरा या चौथा, ये क्या करे, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जुड़ते किससे हैं, लिंकर डीएनए से जुड़ते हैं। और ये जो मैं आपको लाइंस दिखा रही हूं, ये लाइंस क्या है, ये लाइंस है हमारा H1 हिस्टोन। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं किससे जुड़ते हैं, वो लिंकर डीएनए से जुड़ते हैं। और ये आपको ऐसा मोतियों की माला नहीं दिख रही है, इसीलिए आप यहाँ बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देख सकते हैं। यहाँ मोतियों की माला ऐसा लगता है, जबकि ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो लिंकर डीएनए से अटैच होकर ऐसे क्या बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देते हैं ईएम पिक्चर्स में। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होते हैं, कितने न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं, 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम का ऐसा पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम क्या है, एक ऐसे कितने पाए जाते हैं, यहाँ तो मैंने 4 बनाया, ऐसे कितने हैं, 30 मिलियन बस एक ह्यूमन में पाए जाते हैं। और फिर यही स्ट्रक्चर मल्टीप्लाई कर करके क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है। और क्रोमेटिन का आपको फंक्शन पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ाया हुआ है बहुत ही इजीली वे में, आप यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, आप देख सकते हैं। तो यही जो है न्यूक्लियोसोम बाद में ये मल्टीप्लाई करके क्रोमेटिन बनाता है। ये क्या करते हैं ना, रैप करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, और क्रोमोसोम, यही क्रोमेटिन जो होते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से रैप करके क्रोमोसोम बनाते हैं एम फेज के दौरान। अब देखिए, पैक करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जो अच्छा इंसान होता है वो कैसे पैक करता है, सूटकेस लेता है, मस्त रो बाय रो, यहाँ शर्ट रखेंगे, यहाँ पर पैंट रखेंगे, इस तरीके से पैक करता है। और कुछ क्लमजी लोग, मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, बस सूटकेस लेंगे और कपड़े को क्या करेंगे, ऐसे ठूस देते हैं। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी क्या होता है ना, ये जो अरेंजमेंट होती है, एक होता है यूक्रोमेटिन टाइप के और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन टाइप का। यहाँ यूक्रोमेटिन क्या है, ये आराम से बिल्कुल लूजली पैक करके चीजों को रखता है, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम्स है यहाँ से लूजली बिल्कुल आराम से ऐसे पैक्ड है। तो ये क्या होता है, लाइट कलर में अपीयरेंस देखते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग जो सूटकेस में पूरे कपड़े पूरा ऐसा मिचोड़ के डाल देते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन वाले होते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोसोम जो है वो डेंसली पैक्ड है, बिल्कुल ऐसे डेंसली पैक्ड है। और कोई चीज अगर डेंसली पैक्ड है तो आप सोच सकते हैं ये क्या होगा, डार्क में होगा, डार्क कलर्ड होगा। और ये क्या है, ये लाइट कलर्ड होता है, क्योंकि दूर पैक्ड है तो क्या होगा, लाइट कलर होगा। यहाँ पर जो यूक्रोमेटिन होता है ना, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। आप खुद सोचिए, जो लोगों ने अच्छे से सूटकेस में पैक किया है तो उसका चीजें ज्यादा यूजफुल होंगी। और मेरे जैसा अगर किसी ने बिल्कुल गंदे
हेल्दी तरीके से पैक कर रखा है तो उसकी चीजें तो यूजफुल होंगी नहीं। तो यूक्रोमेटिन जो होता है ना, यही होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जहां पर पैक्ड लूजली न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो क्रोमेटिन में भी दो तरह के यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। फिर अब करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब सोचा गया कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या। तो 1926 में जेनेटिक इनहेरिटेंस मैकेनिज्म को जानते हुए हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को सर्च किया। तब तीन चीजें आई, पहली आई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरी आई बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और तीसरा अनइक्विवोकल प्रूफ। तो देखिए इसको एक तरीके से समझिए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कब आया, 1928 में किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिन ने दिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, इसको इन्होंने डाला एक कल्चर प्लेट के ऊपर। यहां पर कल्चर प्लेट पे एक स्मूथ कॉलोनी बनी, दूसरी रफ कॉलोनी बनी। तो स्मूथ कॉलोनी को हम लोग ने क्या कर दिया, इसको एस स्ट्रेन बोल दिया और रफ कॉलोनी को आर स्ट्रेन कह दिया। और स्मूथ है कोई चीज, स्मूथ है तो उसने कुछ क्रीम, कुछ कोटिंग, कुछ मेकअप लगाया हुआ होगा। तो यहां पर कोट किसका होता है, म्यूकस का कोट होता है और या फिर पॉलीसेक्राइड का कोट होता है। इसलिए ये कोई चीज स्मूथ है तो वो क्या शाइनी अपीयरेंस देती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है एक स्मूथ होती है, एक रफ कॉलोनी होती है। स्मूथ वाली क्या होती है, उसके पास म्यूकस का कोट और पॉलीसेक्राइड का कोट होता है, ये शाइनी अपीयरेंस देती है और इसको एस स्ट्रेन हमने कहा, और रफ वाली को हम लोग आर स्ट्रेन कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब एस स्ट्रेन वाले यानी स्मूथ कॉलोनी को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, यानी कि चूहे पे ही कोई चीज एक्सपेरिमेंट होती है, तो जब एस स्ट्रेन को किया तो क्या हुआ, चूहा मर गया। फिर आर स्ट्रेन को जब इन्होंने माइस को इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माइस जी गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस स्ट्रेन को डालने से माइस मर जाना है और आर स्ट्रेन को देने से अगर चूहे को देंगे तो माइस जो है वो जी जा रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को कर दिया हीट किल्ड, यानी कि कुछ इसमें कुछ चीज है एस में तभी तो माइस मर जा रहा है, तो इसने क्या कर दिया, उन चीजों को हटाने के लिए कुछ हीट किल्ड किया और फिर माइस के अंदर डाला तो माइस इस बार जी गया। यानी कि कुछ चीज एस स्ट्रेन के अंदर थी जिसको अगर हम मार देते हैं तो माइस जो है वो इस बार मरेगा नहीं जबकि जी जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसी ऐसे हीट किल्ड वाले को जिसके कारण माइस मर नहीं रहा था वो लिया, और दूसरा वाला आर स्ट्रेन जिसके कारण भी माइस नहीं मर रहा था, अगर दोनों को साथ मिला दिया तो क्या होगा, दोनों को साथ मिला के माइस के अंदर डाल दिया तब माइस मर गया भाई। तो इससे क्या हुआ कि कुछ तो है एस स्ट्रेन वाला जो आर स्ट्रेन के अंदर चला गया और आर स्ट्रेन को भी भड़का दिया, जबकि पहले आर स्ट्रेन जो है वो माइस को जिंदा छोड़ दे रहा था। अब जब एस स्ट्रेन की संगत में आया तो कुछ तो है जो कि आर स्ट्रेन को भड़का रहा है, जो कि एस स्ट्रेन कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है जिससे माइस की तो डेथ हो जा रही है। और ये कुछ चीज क्या थी, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल कहा गया। लेकिन लोग ये भी सफिशिएंट नहीं था। लेकिन फिर नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, जहां पर जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला गया कि ये कुछ प्रोटीन है। तो 1933 से 44 में ऑसवाल्ड आवेरी, कॉलिन मैकलॉयड, मार्केलन मैमसी-कार्टी जो है उन्होंने किया ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, प्योरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए किसके एस स्ट्रेन से हीट किल्ड वाले से लिया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, एक बात याद रखिएगा, प्रोटीएज अगर डालेंगे तो वो प्रोटीन को खत्म कर देता है, अगर डीएनएज डालेंगे तो डीएनए को खत्म कर देगा, अगर आरएनएज डालेंगे तो आरएनए को खत्म कर देगा। तो इन्होंने क्या किया ना, ये स्ट्रेन लिया इन्होंने प्रोटीएज डाला इसके अंदर और डीएनएज डाला, यानी कि इससे क्या होगा, प्रोटीन मर जाएगा और डीएनए भी मर जाएगा, बचेगा क्या, आरएनए बचेगा। तो इसमें क्या बच गया, आरएनए बच गया। दूसरे वाले में क्या किया इन्होंने, प्रोटीएज डाला और आरएनएज डाला, डीएनएज नहीं डाला, तो डीएनएज नहीं डाला तो डीएनए बच जाएगा। डीएनएज तीसरे वाले में क्या किया, डीएनएज डाला, आरएनएज डाला, प्रोटीनेज नहीं डाला, तो इसका मतलब यहां प्रोटीन बच जाएगा। यानी हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि सिर्फ जिसमें डीएनए बच गया है, जिसमें डीएनए जिंदा है, वही जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। फिर भी बायोलॉजिस्ट जो है वो मुंह फुला के बैठे थे, बोले कि नहीं भाई हम कन्विंस्ड नहीं है ये एक्सपेरिमेंट से। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज ऑल्फ्रेड हेर्जी या फिर मार्था चेज का 1952 का अनइक्विवोकल प्रूफ। इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे वर्क किया और वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उन पे वर्क किया बेसिकली। तो यहां पर एंटर किया जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियल, ठीक है, और बैक्टीरिया ने इस जेनेटिक मटेरियल को अपना माना, ठीक है, और ये अपना मान के इसको मैन्युफैक्चर करते गया। और ये मैन्युफैक्चर क्या हो रहा था, बेसिकली वायरस मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के साथ धोखा किया, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया ने सोचा ये तो मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको खूब प्यार दिया इसने और खूब पाला पोषा और क्या बनाया, वायरस को ये पाल रहा था तब से। तो इसने बोला कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये बताया कि क्या ये प्रोटीन था कि डीएनए था। तो इन्होंने एक लेबलिंग, रेडियो एक्टिव लेबलिंग वाला काम किया। रेडियो एक्टिवली लेबलिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उसको ट्रेस कर पाए। यानी कि आप खुद सोचिए, बहुत ज्यादा भीड़ है चीजों की, तो आप क्या करेंगे, जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज को आपको देखना है, उस पर क्या करेंगे, एक लेबल लगा देंगे कि अच्छा ये लाल कलर से आपने लेबल लगा दिया, तो अब वो जहां जहां जाएगा आपको दिखेगा, है ना। तो प्रोटीन और डीएनए जो है उसको हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव लेबल करके चीजों को देखा। तो देखिए, प्रोटीन को किया हमने सल्फर लेबल और डीएनए को किया हमने फास्फोरस लेबल, और फिर किया ये वाला एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत आसान है। तो यहां देखिए हमने लिया बैक्टीरियोफेज
बैक्टीरियोफेज पे हमने सल्फर लेबल किसको किया, जो प्रोटीन वाले पार्ट है ना उसको सल्फर लेबल किया, और डीएनए वाले पार्ट यानी कि ये वाले जो आपको लाल दिख रहा है ना, डीएनए वाले पार्ट को हमने क्या लेबल किया, हमने किया फॉस्फोरस लेबल किया, क्योंकि हमें जानना था कि भाई प्रोटीन है कि डीएनए, इनमें से कौन सा है जेनेटिक मटेरियल। तो जब इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल किया और इसको डाला, इन्फेक्शन करवाया, यानी कि किसी सेल में इन्होंने इन्फेक्शन कराया। इतना तो हमें बेसिक नॉलेज है, उस समय उन लोगों को नॉलेज नहीं थी। तो बस यहां अभी समझिए कि जो डीएनए होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होगा, डीएनए अंदर जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है ना। तो देखिए डीएनए अंदर गया, यहां रेडियो एक्टिव लेवल इन्होंने क्या किया है, प्रोटीन को किया है। तो इनको डीएनए तो दिखेगा नहीं, लाल लाल बस प्रोटीन दिख रहा है। तो ये क्या देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो बाहर आ गया, अंदर इनको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब आप ये वापस से सेल में देखेंगे तो ये क्या देखेंगे कि रेडियो एक्टिव जो सल्फर है यहां पर कोई चीज भी नहीं है। तो इसका मतलब, और साथ में क्या, रेडियो एक्टिव सल्फर कहां मिला है, सुपरनेटेंट यानी ऊपर, यहां पर मतलब निकल गया है, बाहर निकल गया है, वो मिला है बाहर। तो इसका मतलब सेल के अंदर जो चीज जा रही है वो प्रोटीन तो नहीं है। फिर जब इन्होंने डीएनए को फॉस्फोरस लेबल करके देखा तो इस बार ये चीजें इन्हें नहीं दिखेंगी, लेकिन जो लाल वाली चीज है वो तो दिखेगी। जब ब्लेंडिंग हुई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, तो इन्होंने क्या देखा कि हाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो इसके अंदर डिटेक्ट हो रहा है, और रेडियो एक्टिविटी बाहर सुपरनेटेंट में आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि इनको सिर्फ लाल वाला चीजें दिखेंगी। तो इससे क्या पता चला कि अच्छा पक्का ही डीएनए जो है वो इनसाइड गया है। क्यों, क्योंकि डीएनए ही अंदर दिखा। यहां पर क्या था, रेडियो एक्टिव चीजें सुपरनेटेंट में दिखी, लेकिन यहां देखिए रेडियो एक्टिव चीजें सेल में दिख रही हैं। इसका मतलब डीएनए ही है जो है जेनेटिक मटेरियल। ये था हर्जली चेज का एक्सपेरिमेंट, जिससे कि फाइनली प्रूफ हो गया कि डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहां पर डीएनए और आरएनए जो है ना वो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए मेजॉरिटी चीजों में होती है, आरएनए जैसे वायरस, जैसे एचआईवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस में होते हैं। ये आरएनए जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये मैसेंजर होते हैं और कैटालिटिक मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं आरएनए से, ठीक है। फिर जेनेटिक मटेरियल का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ कैरेक्टर होने चाहिए ना जेनेटिक मटेरियल का। सबसे पहले ये खुद से रेप्लिकेट कर पाए, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ये स्टेबल होने चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए। जो जेनेटिक मटेरियल इतना बड़ा चीज है, वो स्टेबिलिटी तो चाहिए भाई, लाइफ में सबको स्टेबिलिटी चाहिए। और साथ में ये स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, जैसे म्यूटेशन भी होनी चाहिए इनमें। ये नहीं कि बिल्कुल डिट्टो डिट्टो चीजें को कॉपी कर रहा है, म्यूटेशन जरूरी है ताकि इवोल्यूशन हो सके। इवोल्यूशन क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, यहाँ पर आई बटन पे मैंने इवोल्यूशन का लिंक दे दिया है, आप इवोल्यूशन भी जाके पढ़ सकते हैं। और साथ में ये मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें डीएनए आरएनए में प्रेजेंट थी। यहाँ डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2' पे OH नहीं प्रेजेंट है यहाँ डीएनए का, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और यहाँ थाइमाइन प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह डीएनए में, तो थाइमिन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। तो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल क्या होता है, इससे कैसे पता चला, तो देखिए हीट किलिंग के बाद भी जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में चीजों को इसने इफेक्ट नहीं किया। कैसे, देखिए हमने जब हीट किलिंग वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ किया था, हीट किलिंग के बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर बाद में जब चीजें हुई तो भी माइस मर जा रहे हैं, यानी कि इसके पास स्टेबिलिटी तो है, मतलब आप कितना भी इससे छेड़छाड़ कर दीजिए ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, यानी केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहला जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो आरएनए ही हुआ होगा, यानी पहले आरएनए आया फिर डीएनए आया। क्यों, और आरएनए किस चीज के लिए एसेंशियल है, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। ये ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग हम आगे अभी पढ़ने वाले, ठीक है। और ये जो आरएनए है वो अनस्टेबल है और रिएक्टिव है। जो चीजें सबसे बिल्कुल सबसे ही बात करते हुए चलती है तो वो अनस्टेबल होती है, सब में भाई जाके टांग अड़ाती रहती है। तो ये क्या है, आरएनए है। तो ये क्या होते हैं ना, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, यानी जो सबसे बातचीत कर ले रहे, तो ऐसा करो ना इसको जर्नलिस्ट बना देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे रिएक्ट कर ले रहे, तो इसको क्या बना देते हैं, कैटलिस्ट बना देते हैं। और डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंड होता है, इसीलिए कहा गया कि पहला जेनेटिक मटेरियल पक्का ही आरएनए होगा। फिर फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन होता है, जहां पर ये सेंट्रल डॉगमा डीएनए जो है यहाँ रेप्लिकेशन होता है, देन ट्रांसक्रिप्शन होता है ताकि मैसेंजर आरएनए होता है, देन ट्रांसलेशन होता है और फिर प्रोटीन बनता है। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है, जबकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन बेसिकली राइबोसोम करता है। तो ये क्या होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए होता है। ये आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसी को हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। तो यहां पर देखिए ये होता है, ये मैंने आपको बताया था, एक होता है 5' to 3' और एक होता है 5' to 3', यानी कि दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसको ऐसे तोड़ने में, ठीक है। आपको खुद सोचिए रेप्लिकेट करना है तो ये क्या होगा, पहले ये दोनों अलग होते हैं, तोड़ने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि इसमें होते हैं H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तोड़ने में एनर्जी लगती है। फिर रेप्लिकेशन होते हैं जिसमें एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, तो एक स्ट्रैंड चला जाएगा, ये देखिए 3' to 5' वाला स्ट्रैंड यहाँ आ गया और 5' to 3' वाला स्ट्रैंड यहाँ आ गया, ये दोनों स्ट्रैंड्स आ गए। फिर इनमें से जो ये दोनों स्ट्रैंड है ना, ये बनेंगे हमारे क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी इसको देख के फिर दूसरा बन जाएगा और इसको देख के दूसरा बन जाएगा, और
फॉर्मेशन कैसे होती है, 5' to 3' से फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर हमने क्या जाना कि जो पुराना स्ट्रैंड है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी देखिए ये जो पहले वाला डीएनए का ये दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों कंजर्व्ड है और ये न्यू स्ट्रैंड बन गया। तो आप देखिए डीएनए का हो गया रेप्लिकेशन, जहां पर दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो क्या हो रहे हैं, टेम्पलेट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि इसको कॉपी करके दूसरा बनेगा, इसको कॉपी करके दूसरा बनेगा। और कैसे बनेगा, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी आएगा, इस तरीके से होता है। जहां पर जो पिछला वाला स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर देखिए पहले से जुड़ा हुआ था, फिर ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे से टूटेगा जहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकेज होगा और यहां पर बनेगा दूसरा, यानी कि ये तो पुराना वाला तो कंजर्व्ड रह गया, ये जो लाल वाला पुराना वाला जो है कंजर्व्ड रहेगा और दूसरा वाला जो फॉर्मेशन यहां पर हो गया। तो ये हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन, जहां वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, यानी जो पिछला वाला था वो 50% बच जाता है। तो यहां पर जो डायरेक्शन होता है डीएनए सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस का होता है 5' to 3', यानी कि 5' जो होता है उससे 3' की तरफ, यानी कि ये तो पुराना वाला टेम्पलेट है, जो न्यू वाला बनेगा वो क्या होगा, 5' to 3' इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। यहां पर क्या होगा, ये 5' to 3' यानी इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये प्रूव करना तो हमें जरूरी है, हर चीज को प्रूव करना जरूरी है, दैट इज कि क्या सेमी कंजर्वेटिव सचमुच है। तो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल्हन ने क्या किया, 1958 में ई कोलाई को किस पे, N15 हैवी आइसोटोप पे ग्रो किया। ठीक है, तो आप खुद सोचिए जिसकी संगत N15 हैवी आइसोटोप की है, तो ये क्या होगा, ई कोलाई पूरा का पूरा ही N15 इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, यानी इसमें सब चीजें N15 की हो जाएगी। तो इसमें NH4Cl फॉर कुछ जनरेशन तक प्रेजेंट रहा। फिर यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा। तो ये है हमारा ई कोलाई जो कि N15 के संगत के डीएनए का है। ठीक है, तो ये पूरा ही पूरा लाल लाल बन गया है। ठीक है, 20 मिनट बाद ये क्या होगा, रीजनरेट होगा, मतलब अब रीजनरेट हो रहा है। अब इसको आप क्या कर रहे हैं ना, N15 वाले मीडियम से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब रीजनरेट होगा तो क्या होगा कि आप क्या देखेंगे, जो लाल लाल वाला है, लाल लाल वाला दो अलग अलग जगह चला जाएगा और फिर जो नया वाला बन रहा है वो नया वाला N14 का ही बनेगा। तो जो पहले से, अब आप चेक कर लीजिए जिसमें N15 आया तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रैंड इन दोनों का N15 का है और इसका जो नया बना वो N14 का। तो आपको क्या पता चल जाएगा, जो नया बना है वो N14 हो गया और जो पुराना है वो N15 है। इसका मतलब दोनों है जो वो क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं। ठीक है, फिर 20 मिनट का तो बाद तो एक जनरेशन बन गया, फिर 40 मिनट के बाद दूसरा जनरेशन बनता है। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि अब क्या होगा ना, आप खुद सोचिए, ये वाला है, ये वाला दो स्ट्रैंड्स निकलेंगे, इसमें से एक ग्रीन वाला स्ट्रैंड चला जाएगा, है ना, और दूसरा जो होगा वो रेड वाला स्ट्रैंड होगा, है ना। उसके बाद ये वाले में क्या होगा, ये वाला में देखिए, ये वाले में क्या होगा, ये वाला जो रेड वाला है वो एक इधर चला जाएगा और दूसरा ग्रीन वाला जो स्ट्रैंड है वो यहां पर बन जाएगा टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद नया नया जो बन रहा है दैट इज ग्रीन ग्रीन वाला जो नए बन जा रहे हैं। तो आप इसमें क्या देखेंगे, ये वाला जो है वो 14 वाला है, ये वाला जो है उसमें एक 15 वाला है, इसमें भी एक 15 वाला है, लेकिन दोनों में एक 14 वाला है और इसमें दोनों ही 14 वाला है। तो ये कैसे पता चलता है ना, बेसिकली हम लोग ये सीशियम क्लोराइड CaCl सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इससे क्या होता है, जो N15 वाला है इधर आया, जब हाइब्रिड था जहां पर N14 और N15 दोनों था तो ये बीच में आ रहा था, जहां पर यहाँ N14 है N15 है तो हाइब्रिड वाला तो बीच में आ रहा है, लेकिन जो N14 वाला होता है वो लाइट होता है, हाइब्रिड वाला थोड़ा सा क्या होता है, हैवी होता है, और सबसे हैवी क्या होता है, 15 वाला होता है। तो 15 वाला तो सबसे पीछे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 15 वाला नहीं बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 14 और 15 का हाइब्रिड, दैट इज दिस वन या फिर दिस वन। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और N14 यानी ये दोनों क्या बन रहा है, इधर बन रहा है। तो इससे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से क्या, मेसेल्सन और स्टाहल इनके एक्सपेरिमेंट किया। और याद रखिएगा ये जो हम लोग अंदर केमिकल डाल रहे हैं, सीशियम क्लोराइड डाल रहे हैं, जिससे कि ये सब चीजें पता चल रही है, तो ये डिग्रेड नहीं करता है डीएनए को। पता चला आप एक्सपेरिमेंट के नाम पे यहाँ पर एसिड डाल रहे हैं, ये डीएनए को ही खराब कर दिया, तो ये नहीं करता है कुछ भी डिफरेंस डीएनए में। ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था नेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में दिया था, वो किस पे दिया था, ई कोलाई पे दिया था, दैट इज अ प्रोकैरियोट। फिर टेलर एंड कार्टर आते हैं, दैट इज 1958 में, जो कि फैबेसिस बीन्स पे क्या करते हैं, दैट इसको क्या बोलते हैं, विशिका फैबी भी बोलते हैं, जो कि एक यूक्रियोट है। इस पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखाया, किसने, टेलर ने दिखाया। फिर इसका मशीनरी क्या है, तो यहाँ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है ना, इसको कुछ कैटलिस्ट चाहिए होता है, यानी इसको कुछ मोटिवेशन बेसिकली चाहिए होता है, और ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जब तक एंजाइम्स इनके पास नहीं आएंगे रेप्लिकेशन नहीं होती है। तो इसमें जो मेन एंजाइम काम करता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जब आप अभी आरएनए का देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा एंजाइम जो है रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है और कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज न्यूक्लियोटाइड इन शॉर्ट टाइम, यानी कि कम समय में ज्यादा कैटलिस्ट कर देता है, पॉलीमराइजेशन करता है लार्ज न्यूक्लियोटाइड को। तो ई कोलाई जो होता है वो क्या होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है, तो इसका रेप्लिकेशन 18 मिनट में हो जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना हुआ, 2000 बेस पेयर पर सेकंड चीजें बनती है। ह्यूमन में क्या होता है, 6
8.6 × 10⁹ बेस पेयर। यहाँ पर याद रखिएगा जो पॉलीमराइजेशन होती है वो हमेशा ही फास्ट और एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट भी बिल्कुल हाईली एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब गलतियां बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होती, गलतियां जहां होगी वहां होती है। म्यूटेशन, और म्यूटेशन मतलब तो आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया, गैग जो है वो रिप्लेस हो गया था गूग से, तो सब चीजें सिकल हो गई थी, तो इससे क्या हो जाता है ना कि आपको मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो यहाँ म्यूटेशन आती है, वो म्यूटेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पोलामराइजेशन जो हमेशा फास्ट होनी चाहिए, स्लोली हमको कुछ नहीं करना है, फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, वो भी हाईली एक्यूरेट होना चाहिए, गलतियों की चांसेस नहीं होने चाहिए। फिर दो स्ट्रैंड्स जो है ना वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होती है, दैट इज वो क्योंकि यहाँ ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है ना बेसिकली, ये जो मैंने आपको दो स्ट्रैंड्स दिखाए थे अभी, उसको मैंने बताया था सेपरेट होगा पहले तो ये सेपरेट करने में हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हैं, इसीलिए ये क्या करता है ना एक स्मॉल ओपनिंग डीएनए में छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि डीएनए में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ठीक है ना, उस ओपनिंग से क्या होता है ना फिर आराम से चीजें ऐसे फट जाती हैं, तो इसमें क्या होता है डीएनए में एक छोटा सा रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं रहेगा तो स्ट्रैंड्स अलग हो ही नहीं पाएंगे, इससे क्या होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क कुछ इस तरीके का होता है, चाहे एक 5' to 3' है, एक 3' to 5' है। यहां देखिए ये क्या है, एक है, ये है दूसरा स्ट्रैंड, इसके बीच में ये देखिए ऐसे सीधा सीधा चला जाना चाहिए था, है ना, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है एक फॉर्क बनाता है जहां पर थोड़ा सा ऐसा फटा हुआ थोड़ा सा फाड़ के दे देता है ताकि फिर बाद में डीएनए को ज्यादा एनर्जी नहीं लगे। तो इसमें जो 3' to 5' वाला आप एंड देखेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो 5' to 3' एंड होती है कि नहीं होती है। तो इसमें देखिए 3' to 5' ये क्या है, टेम्पलेट डीएनए है। तो अब जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो क्या होता है 5' to 3' होती है। तो 3' के सामने क्या आएगा 5', तो ये क्या होता है ना इस तरीके से होती है डीएनए की सिंथेसिस। वेयर जो 3' to 5' इस तरफ वाला होता है, ये क्या होता है इसमें इस तरफ 5' रहेगा, इस तरफ 3' रहेगा। तो आप सोचिए जो चीज यहाँ बीच में इतने कंजस्टेड से शुरू हो रही है तो ये क्या होगी ना रुक रुक के आती है, यानी कि ये टूटते टूटते धीरे धीरे आती है, ठीक है। और ये वाली क्या होती है 5' to 3' बिल्कुल लीडिंग स्ट्रैंड होती है, बिल्कुल सीधे से बन जाती है, जबकि 5' to जो 3' होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है जो कि बीच से आता है तो धीरे 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 करके यहाँ आता है। तो ये क्या होता है ना डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और ये होती है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, दैट इज व्हाई लीडिंग स्ट्रैंड। फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ना, यही फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी कहते हैं। और ये बाद में ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या फिर बाद में कौन जोड़ देता है, एक एंजाइम आता है दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम आके इनको भी जोड़ देता है, लेकिन इस फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी बोलते हैं। अब नेक्स्ट रेप्लिकेशन हमने जान लिया, अब जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बेसिकली बनता है। तो यहां कौन सी एंजाइम का यूज होता है, यहां होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जबकि यहां देखिए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, यहां हुआ था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वाला हुआ था। यहां पर क्या होता है 5' to 3' ही चीजें जाती है। तो ये है एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो देखिए एक होता है 5' to 3' स्ट्रैंड, एक होता है 3' to 5' स्ट्रैंड। एक तरफ होता है हमारा प्रमोटर और दूसरा तरफ होता है टर्मिनेटर, यानी एक तरफ होगी शुरुआत, एक तरफ होगी खत्म। यानी कोई चीज शुरुआत हुई है तो कुछ समय बाद खत्म भी तो होनी जरूरी है ना, तो यहां पर ये करेगा प्रमोट। ये है ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग साइट, यानी यहां से होगा ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत। जैसे हम लोग रेप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, यहां अगर आपको याद हो तो दोनों जो है दोनों पार्टिसिपेट कर रहा था और दोनों ही क्या बना रहा था, दोनों ही अलग अलग डीएनए बना रहा था। तो देखिए डीएनए के लिए क्या चाहिए था, हमें 2 स्ट्रैंड्स चाहिए थे, इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स बेसिकली काम कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे अभी हमें डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। तो इसमें क्या होता है ना जो एक स्ट्रैंड होता है ना वही होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जबकि दूसरा वाला जो स्ट्रैंड होता है ना वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, फिर भी उसका नाम क्या रखा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना इसका कोई काम नहीं होता है, ये वाला जो स्ट्रैंड होता है ना ये होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो डीएनए से आरएनए बनाता है ना उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड एक ही काम करता है, ठीक है। और फिर एंड आता है टर्मिनेशन हो जाता है। ये होती है पूरी की पूरी चीज को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि बताइए प्रमोटर किस साइड है, टर्मिनेटर किस साइड है, तो देखिए कोडिंग स्ट्रैंड के अगर रेफरेंस में कोई बोले तो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में 3' के साइड पे है टर्मिनेटर और 5' के साइड पे है प्रमोटर। जबकि अगर कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोले तो 3' के साइड पे क्या है प्रमोटर और 5' के साइड पे है टर्मिनेटर। तो देखिए इसमें टेम्पलेट हम लोग सिर्फ एक को लेते हैं, ये मैंने बता दिया है कि ये वाले को नीचे वाले को सिर्फ एक रेफरेंस है और इसको क्या बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 3' to, ऊपर वाला देखिए 3' to 5' वाला है ना, तो 3' to 5' है। तो इसमें कुछ कुछ कोड्स लिखे होंगे ATC GTA इस तरीके से लिखे होंगे, ठीक है। तो
इस बार हमें क्या करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है। तो जहां भी आपको टी लिखना था ना, वो वाली जगह क्या होगी, यू लिखाई, यानी ए के क्या सामने आके बाइंड करता है, टी बाइंड करता है। लेकिन यहाँ आरएनए बनाना है तो ए के सामने आके क्या बाइंड करेगा, यू बाइंड करेगा। तो देखिए ए के सामने यू, ए के सामने यू, ए के सामने यू, इस तरीके से आरएनए बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखिए, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर होता है वो प्रमोट करता है, रो फैक्टर टर्मिनेट करता है। अभी आगे और आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आरएनए होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। तो इसमें जो फंक्शनल प्रोडक्ट कौन बनाता है, वो होता है एमआरएनए। एमआरएनए ही जो होते हैं ना, वो प्रोटीन बनवाता है। जबकि टीआरएनए वगैरह का अभी आप आगे भी फंक्शन पढ़ेंगे, इसका अभी हमें कोई काम नहीं, अभी हमें बस मैसेंजर आरएनए का काम होता है। ठीक है, अब देखिए एक सिस्टोन होता है। सिस्टोन क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। ऐसा समझिए, इसको कहते हैं बेसिकली सिस्टोन। सिस्टोन में होते हैं एक इंट्रॉन्स, एक फिर आते हैं एक्स्ट्रॉन, फिर इंट्रॉन, एक्स्ट्रॉन्स, इंट्रॉन, एक्स्ट्रॉन, इस तरीके से होते हैं। इसमें से इंट्रॉन का कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो बनाते हैं आरएनए का प्रोटीन। ठीक है, तो यही सिस्टोन जो है वो प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होते हैं और यूकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में एक एग्जांपल दिखा रहा है। ठीक है, ये है हमारा डीएनए हेलिकेज। ओके, ये आया हमारा प्रमोटर। मैंने आपको अभी बताया सिग्मा फैक्टर क्या होता है, प्रमोटर होता है। तो यहां से आया सिग्मा फैक्टर, दैट इज प्रमोटर। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये आया, पहला होगा इनिशिएशन। ये क्या जाएगा, डीएनए हेलिक्स के अंदर, ये पहले ऐसे अंदर चला जाएगा। क्या होगा, इस तरीके से ये चीजों को करते जाएगा। फिर बीच में एक आएगा टर्मिनेटर। जैसे ही टर्मिनेटर आएगा तो इस बार रो फैक्टर जो है वो बोलेगा टर्मिनेट कर दे भाई। तो आएगा हमारा रो फैक्टर, और ये डीएनए पॉलीमरेज को इस पे लग जाएगा रो, और ये बोलेगा अब भाई निकल जाते हैं। तो जब तक इसने इनिशिएट किया था, ठीक है, तो जब तक इलोंगेट इनिशिएट वगैरह चल रहा था, तो आरएनए तो यहां बन रहा था। अब जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज बाहर आएगा, तो ये जो आरएनए है वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, और ये बन गया हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो गया। बस इसी तरीके से समझना है कि एक प्रमोटर आएगा, दैट इज सिग्मा फैक्टर। ये बोलेगा चलो शुरू करते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज जाके एक जगह पे गड्ढा करके शुरू हो जाएगा, और ये इस तरीके से अंदर 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 चलता जाएगा। फिर एक जगह आएगा जहां पर बोलेगा भाई अब टर्मिनेट करना है, तो रो फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज को इसके अंदर से बाहर निकाल लेगा। तो ये जो आरएनए है जो अभी तक बना है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन का बैक्टीरिया में। ठीक है, इसको इस तरीके से इमेजिन करिएगा कि ये क्या होता है ना, एक चेन होता है। जैसे आप चेन खोलते तो चेन क्या ऐसे ऐसे खुलते जाता है, तो उसी तरीके से ये क्या करता है, ये जाके ऐसे ऐसे चेन को खोलते जाते हैं। तो आप सोचिए इतने सारे डीएनए के वो होते हैं, ये पूरे के पूरे फंस जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है ना, बीच में यहाँ पर लगे होते हैं एसएसबी प्रोटीन, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ये एंटैंगल यानी आपस में ही उलझने से ये चीजों को बचाता है। और हेलिकेज क्या होता है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग करता है और एप्लीकेशन फॉर्क को बनाता है। यहाँ पर फर्स्ट एक प्राइमर जो होता है वो स्टार्ट में आता है। प्राइमर क्या होता है, बस एक शुरुआत देने के लिए प्राइमर आता है। ठीक है, अब आरएनए बन गया, ठीक है, यूकैरियोट में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रोसेसिंग बाकी रहता है। क्यों, तो इमैच्योर वाले को हम लोग एचआरएनए कहते हैं। ठीक है, तो अभी इमैच्योर वाला एचआरएनए बना है, इसको अब थोड़ा सा तो भाई इसको कपड़े वपड़े पहनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मैंने आपको सिस्ट्रॉन बताया था। सिस्ट्रॉन में एक जगह होता है इंट्रॉन, दूसरी जगह एक्स्ट्रॉन। एक्स्ट्रॉन जो होता है वो आरएनए प्रोटीन बनाता है, इंट्रॉन तो कुछ करता नहीं है। तो सबसे पहले इंट्रॉन को आरएनए से हटा देते हैं, यानी ये इंट्रॉन वाले पार्ट्स को हम लोग कर देंगे, आरएनए से हटा देंगे, तो सिर्फ एक्स्ट्रॉन्स बचते हैं। फिर करेंगे हम कैपिंग। कैपिंग किससे करते हैं, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, किस पे, 5' एंड पे उसको पहनाते हैं, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग क्या करेंगे, पैर के जूते पहनाएंगे, किस पे, 3' एंड पे पहनाएंगे, दैट इज पॉली ए टेल को पैर में यानी 3' एंड पे पहना देंगे। मतलब कि अभी आरएनए जो था वो इमैच्योर एचआरएनए था। अब हमने क्या किया, सबसे पहले उसमें से क्या किया, गंदगी निकाली। गंदगी क्या था, इंट्रॉन्स, जो कुछ काम तो कर नहीं रहा था, ऐसे बीच में पड़ा हुआ था। फिर कैपिंग की, यानी कि उसको मस्त ऊपर वाले कपड़े दिए, दैट इज 5' एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाया। फिर टेलिंग यानी जूते पहना दिए भाई, पॉली ए टेल जो 3' एंड पे लगा दिया। अब मैच्योर और मैसेंजर आरएनए बन गया, यानी एमआरएनए अब बन गया है। लास्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन पे आते हैं। हमने रेप्लिकेशन देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, अब ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन क्या होगा, आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड है, हम क्या करेंगे, इसको प्रोटीन दैट इज अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है हमारा जेनेटिक कोड, दैट इज N2 बेस जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल वगैरह होता है। तो टोटल जो अमीनो एसिड है ना वो 20 है। तो इसका मतलब एक एक करके अगर बनाते तो 4 ही बनते, यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाए तो 16 ही बन रहे हैं। लेकिन यहाँ तो टोटल 20 अमीनो एसिड है, यानी कि 3-3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन आप पूछेंगे 3-3 का कॉम्बिनेशन करने में तो 64 अमीनो एसिड बन रहे हैं।
तो उसमें से याद रखिएगा कुछ फंक्शनल होते, कुछ फंक्शनल नहीं होते, कुछ स्टॉप कोडॉन्स के काम करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए N2 बेस क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या होंगे 20 अमीनो एसिड बेसिकली बनाते। तो जॉर्ज गमाव ने कॉम्बिनेशन किया ये N2 बेसिस का और बताया कि जब 3 इस तरीके से कभी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन मिल गया, कभी ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल मिल गया, कभी साइटोसिन यूरेसिल एडेनिन मिल गया, इस तरीके से अल्टरनेट करके 20 अमीनो एसिड्स बनती है। यही जो कॉम्बिनेशन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का हो रहा है ना, इसी को हम लोग कोडॉन बोलते हैं या फिर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जैसे हरगोबिंद खुराना ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ आरएनए विद डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस से करके दिखाया। मार्शल न्यूबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनाया, इन्होंने कोड को बताया कुछ। और फिर सवेरो ऑशिया एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोलाइज जो है वो पॉलीमरेज आरएनए विद डेफिनेट सीक्वेंस वगैरह बताया, ये सब चीजें प्रूव करने के लिए। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, कोडॉन्स पढ़ने। तो ये है बेसिकली कि हमने क्या किया, यू सी इस तरीके से सबको एक एक करके कॉम्बिनेशन बनाया। आप यहाँ क्या देखेंगे, अभी जो आपका डाउट आ रहा था कि टोटल तो 20 ही अमीनो एसिड है, तो फिर यहाँ पर अगर 3 को कंबाइन करेंगे तो 64 अमीनो एसिड बनने चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है फिर भी एक ही अमीनो एसिड बनाते हैं। दैट इज जैसे यहाँ पर SER बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ जो है वो स्टॉप कोडॉन्स के काम कर रहे हैं, यहाँ पर AUG जो है वो अभी आप आगे देखेंगे इनिशिएटर वगैरह का काम करता है। तो आप क्या देखेंगे ना कि सब अलग अलग नहीं बना रहे, कुछ सेम भी अमीनो एसिड बना दे रहे, इवन दो उनके कॉम्बिनेशन अलग अलग है, फिर भी कुछ उनमें से सेम चीजों को बना रहे हैं। इसीलिए एंड ऑफ द डे 20 अमीनो एसिड ही आते हैं, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन्स को आपको याद करना इंपॉर्टेंट होता है और AUG के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए टोटल 64 होते हैं कोडॉन्स, ठीक है। तो उसमें से जो 61 कोडॉन होते हैं ना, ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। उसमें से जो 3 होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडॉन, जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं। जैसे कि ये UAA, UAG, UGA, ये सारे क्या है, 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन्स के काम करते हैं। तो यहां देखिए इसको इस ट्रिक से याद करिए, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। दैट इज ये स्टॉप कर देते हैं ट्रांसलेशन को। इनके कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड के, जैसे कि आप देखिए कोडॉन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स में होते हैं, 3 के पेयर में होते हैं। अभी आपने देख लिया 3 सब 3 के ही पेयर में है ना। और इसमें फंक्शन क्या होता है, स्टॉप कोडॉन का भी फंक्शन होता है। अब एक अमीनो एसिड का जो कोड है ना वो मोर देन 1 कोडॉन से भी बन सकता है, इसीलिए जो कोड है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो आप देखिए एक ही अमीनो एसिड है SER, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट कोडॉन से बन रहे हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे कोडॉन्स को तो ये बिना पंक्चुएशन के ही पढ़ेंगे, यानी यू इस तरीके से पढ़ेंगे, UUC, UUA इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि U, C, U, इस तरीके से आप पंक्चुएशन नहीं लगाते हैं। और ये कोडॉन यूनिवर्सल यानी कि सब में होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया भी देखिए या ह्यूमन देखिए, यू का काम है फेनालानिन बनाना, तो ये सब में ही फेनालानिन बनाएगा। और एक्सेप्शन एक याद रखिएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स जो होते हैं ना और कुछ प्रोटोजोअन्स में ये रूल्स एक्सेप्शंस में आते हैं। UAUG जो मैंने यहां आपको स्टार मार्क किया था, जो कि मिथ MET बन रहा है, तो ये क्या होता है ना, मिथोनिन बनाता है MET को। इसका 2 फंक्शन होता है। अगर ये शुरुआत में आ गया तो ये इनिशिएटर का काम करता है, और अगर ये बीच में आया तो ये कोड करता है किसके लिए, मिथोनिन के लिए। तो AUG जो है ये क्या बोलता है कि हम 2 काम करेंगे। अगर मैं शुरू में, अगर किसी ने मेरे को लाइन के शुरू में लगा दिया तो मैं उस लाइन को इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है। और अगर बीच में कहीं लगा दिया तब मैं अपना नॉर्मल काम मिथोनिन बना दूंगा। और उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये क्या होते हैं, स्टॉप टर्मिनेटिंग कोडॉन्स होते हैं। तो ये कुछ है सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। अब म्यूटेशन जो मैंने आपको शुरू में बता रही थी कि ये सब चीजें एक्यूरेट होना चाहिए। आप खुद सोचिए इतनी सारे यू CCCAA ये सब चीजों में बॉडी कंफ्यूज नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए भाई। अगर हुई तो म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन में क्या होता है ना, रीडिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस हो जाती है। इंसर्शन या डिलीशन यानी इंसर्ट यानी कोई चीज एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई तो ये होता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, और कोई चीज डिलीट होगी तो डिलीशन म्यूटेशन। आप जैसे यहां पर देखिए एक कोड था राम हैज अ रेड कैप, ठीक है। तो यहां फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, कहीं से बी चीज आके यहां बीच में लग गई, ठीक है। और राम, तो ये क्या बन जाएगा, राम हैज BREDCAP। अब इसका कोई मतलब है नहीं। फिर देखिए आई कोई बीच में आके लगे तो इससे क्या होगा, राम हैज BIREDCAP, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। फिर राम हैज बिग रेड कैप, और ये बिग क्या हो गई, ये फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन कर दिया इसने। तो ये क्या हो रहा है, राम हैज अ रेड कैप, ये तो ठीक ठाक था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, इंसर्ट हो जा रहा है कोई चीज, तो सारा का सारा चीजों का अब ये करा दे रहा है, म्यूटेशन करा दे रहा है। वैसे अगर डिलीशन का आप देखेंगे, राम हैज अ रेड कैप, ठीक है, तो यहां देखिए आर जो है वो हो गया खत्म, तो इससे क्या होगा, राम हैज अ EDCAP। ये क्या मतलब हुआ भाई, राम हैज, यहां ई खत्म हो जाएगा तो राम हैज DCAP,
पी, ये क्या मतलब हो रहा है? और फिर राम हैज कैप एंड में बच जाएगा क्योंकि डी खत्म हो गया। तो राम हैज कैप, राम हैज रेड कैप से तो पूरा ही डिफरेंट हो जा रहा है। तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन हो सकता है या डिलीशन म्यूटेशन हो सकता है। अब देखिए टीआरएनए का क्या फंक्शन होता है। टीआरएनए जो होता है ना वो अडेप्टर या सॉल्युबल आरएनए होता है। या एवरी अमीनो एसिड होता है ना उसके लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। तो टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20। तो कितने टीआरएनए होंगे? 20 टीआरएनए होंगे। लेकिन टीआरएनए स्टॉप कोडॉन्स के लिए नहीं होते, यानी कि जो ये उल्लू आया उल्लू आया गया उल्लू गया आया, ये जो होते हैं इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होते। टीआरएनए क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ना, जो स्टॉप चीजों को स्टॉप कर रहा है उसको क्यों ही ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। फ्रांसिस क्रिक थे ना, वो शुरुआत से ही कह रहे थे कि कुछ तो मैकेनिज्म होगा जो कि रीड या लिंक करता होगा अमीनो एसिड को। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड के पास कोई स्पेशलिटी नहीं होती है कि वो अपने कोड खुद से पढ़े, ए जी है, ए टी सी है, क्या है। तो इसमें काम आता है टीआरएनए। बेसिकली क्या करता है ना कि जैसे ये है एक कोडॉन, ठीक है, इस कोडॉन के ऊपर क्या लगा है? ए जी यू, और ये लगा यू ए जी। ठीक है, ये क्या होता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है। तो ये अपना कोड खुद पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टीआरएनए आता है। टीआरएनए क्या होता है? 5' to 3', 5' to 3' इस तरीके से होता है। ये किस शेप का होता है? ये शेप जो होता है इसका इनिशिएशन के टाइम पे क्या इन्वर्टेड एल शेप का होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोव लीव्स जो होते हैं ना उस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये आएगा, ठीक है, और ये लाएगा एंटी कोडॉन, यानी कि इसका जो उल्टा होगा, ए का उल्टा यू, जी का उल्टा सी, यू का उल्टा ए, इस तरीके से यू का उल्टा जैसे यहाँ ए है, ए का उल्टा यू है, सी का उल्टा जी है। तो इस तरीके से एंटी कोडॉन लाएगा, कोडॉन का एंटी वाला लाएगा और ला के यहाँ बिठा देगा। तो एंटी कोडॉन जो होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोड्स के, और ये इनिशिएटर टीआरएनए जो होते हैं वो स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन, यानी कि इनिशिएटर टीआरएनए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं। फिर ये क्या है? ये इस तरीके से कोडॉन बैठ गया। तो अब इसको समझ आ गया कि ये क्या हो गया? एसईआर बनाना, तो ये यहाँ एसईआर बना देगा। यहाँ पर ये है तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा टीवाईआर बनाना है तो टीवाईआर बना देगा। ठीक है, तो अब ट्रांसलेशन, इसी को कहते हैं बेसिकली ट्रांसलेशन। तो ये क्या होता है ना, इस तरीके से चलते जाता है, ऐसे आगे 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 की तरफ बढ़ते जाता है, ट्रांसलेशन करता जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सब चीजें साइटोप्लाज्म में होती है। क्यों होती है? मैंने शुरू में भी बताया था, राइबोसोम जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये राइबोसोम ही इसकी हेल्प करता है। तो मैंने आपको बोला था ना, अगर एयूजी शुरुआत में लगा है तो वो इनिशिएटर का काम करेगा। तो यहां बन गया हमारा इनिशिएटर, और स्टॉप कोडॉन उल्लू गया आया वाला जो है वो स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसलेशन होगी ये बीच में होगी ट्रांसलेशन, यहां से इनिशिएट होगा, यहां ट्रांसलेट होगा, यहां स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये जो पीछे वाले बच जाएंगे ये क्या होंगे? अनट्रांसलेटेड ही रह जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां से शुरुआत हुआ, बीच में ट्रांसलेशन, फिर एक जगह खत्म, और लास्ट वाले जितने भी आगे पीछे बच गए वो सारे खत्म हो जाएंगे। कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो टीआरएनए जो है ना वो अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेस जो है वो एटीपी को यूटिलाइज करके टीआरएनए को थोड़ा सा एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देने के बाद जो राइबोसोम होता है, इसका जो आपको बताया था मैंने, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोक्रियोटिक में जो सब यूनिट होता है वो कैसे कैसे जुड़ता है, और जो यूक्रियोटिक में होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें देखिए, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, छोटा वाला क्या होता है? वो एमआरएनए, यानी ये वाले मैसेंजर वाले से जाके अटैच, और ये वाला स्मॉलर वाला क्या करता है? बड़े वाले सब यूनिट को आवाज लगाता है, किससे? Mg+2 आयन से ये क्या बुलाता है? बड़े वाले सब यूनिट को। और बड़ा वाला सब यूनिट क्या करेगा? इस तरीके से आएगा और ऐसे चिपक जाएगा। जब ये चिपकेगा ना तो ऐसे ऐसे करके ये आगे की तरफ मैसेंजर की तरफ मूव करता है। तो यहां से तो इनिशिएट होगा। अब जहां पर स्टॉप कोडॉन आ जाएगा ये वहां से निकल जाएगा, बाहर एग्जिट मार देगा। तो ये क्या होगा? इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ट्रांसलेट करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ट्रांसलेट करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ट्रांसलेट करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो किस डायरेक्शन में मूव करता है? 3' to 5' ऑन एमआरएनए मूव करता है। ये क्या करेगा? कोड को रीड करेगा, चीजों को पुट करेगा, बनवाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे 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 बढ़ते गया, और यहां पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्या बनते जाएंगे? अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे। ठीक है, और फिर जहां पर आया स्टॉप कोडॉन, यहां से स्टॉप हुआ और ये बाहर निकल जाएगा, और ये बन गया हमारा अमीनो एसिड का ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, बोथ मेक पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फिर जैसे इस स्टॉप कोडॉन आता है तो यहाँ फैक्टर जो है वो बाइंड हो जाता है और चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी ये जो लंबी सी चेन बनी ना ये यहाँ से निकल जाएगी, बाहर एग्जिट मार देगी। और जो 23S RNA इन बैक्टीरिया इस एंजाइम कौन सा होता है? राइबोजाइम का यूज होता है। ना आसान है, आप खुद समझ सकते हैं। ये आएगा राइबोसोम छोटा वाला, ये Mg+2 आयन से क्या बुलाएगा? बड़े वाले को बुलाएगा। ये दोनों क्या होंगे? ऐसे ऐसे मूव करेंगे, जहां से इनिशिएटर होगा वहां से मूव करेंगे, और जहां पर स्टॉप बोल दिया, चीजें जो बनी हुई हैं उनको ये फेंक देगा बाहर। तो बस यही हो गया। देखिए, इतना सब चीज हो रहा है तो कुछ रेगुलेशन भी चाहिए होगा। तो हमें कंट्रोल प्रोसेस कहाँ कहाँ चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन के वक्त भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग के वक्त कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग मैंने बता दिया है कि इंट्रॉन्स को जब रिमूव करते हैं एक्सट्रॉन से। फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट जब एमआरए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा उस समय भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ये रास्ता ना भटक जाए। और फिर ट्रांसलेशन के वक्त
वक्त भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोक्रियोटिक में जो कंट्रोल जीन्स होते हैं ना, वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ध्यान रखते हैं, और यूक्रियोट में डिफरेंट लेवल्स में ध्यान रखते हैं। यानी प्रोक्रियोट में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के वक्त बस एंड में देख लेते हैं, ठीक है, और यूक्रियोट में क्या होता है, डिफरेंट हर लेवल पे ये चेकिंग रखते हैं। जैसे अब देखिए एसर्शिया खोलाई में जो एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है, ये लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करा के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। लेकिन अगर मैं ग्लैक्टोज खाऊं ही ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की तो हमें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए जीन का जो एक्सप्रेशन है ना उसमें चेंजेस आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी या फिर बॉडी के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के कारण भी। देखिए एक होता है लैक ऑपरॉन, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लैक ऑपरॉन जो होता है, इसको अगर आप यहाँ डायग्राम से नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पहले समझाती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी, क्योंकि मुझे चीजों को आसान करना है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं करना है। तो देखिए एक होता है पिपओजेया, ठीक है, PIPOZYA, ठीक है, तो आई वाला जो होता है वो इनहिबिटर होता है, ठीक है, ओ वाला को हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, और ये ZYA स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्या होता है ना कि ये जो रिप्रेसर mRNA होता है, ये रिप्रेसर होता है, ये क्या करता है ना, ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर देता है, जिससे कि कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है। तो जब यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा, हम लोग लैक्टोज नहीं खाएंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उस समय क्या होता है ना, यही जो लैक ऑपरॉन का काम आता है। ये क्या करता है ना, इसका जो आई है इनहिबिटर वाला, जाके ये ऑपरेटर पे रिप्रेस कर देता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। अब जैसे ही आप खाएंगे लैक्टोज, जब आप लैक्टोज खाएंगे तो यहां पर आते हैं इंड्यूसर जाके इनहिबिटर को ही ब्लॉक कर देता है। तो ये जाके ऑपरेटर से कैसे बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर खुला हो जाता है, और जब ऑपरेटर खुला होता है तो ट्रांसलेशन अकर होती है। तो कुछ लैक ऑपरॉन एक्टिव स्टेट में आइडेंटिफाई करने के लिए कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल थोड़े से फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फिर जैसे ही पता चलेगा कि अगर कुछ नहीं है तो ये जाके रिप्रेसर वाला जाके इस पे बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर पे, तो आगे की चीजें होंगी ही नहीं, और अगर चीजें होती हैं तो इंड्यूसर जाके इसको ही बाइंड कर देता है, तो ऑपरेटर खुला और इसको आगे चीजें कंटिन्यू होती हैं। तो यही बात यहाँ पर बताया गया। अब देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें क्या होता है ना, हम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ जो बेसेस होते हैं डीएनए के अंदर, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बताते हैं। तो जेनेटिक्स जो होता है वो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लाई इन अ डीएनए, ठीक है, यहाँ पर दो इंडिविजुअल के पास डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं। तो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ह्यूमन के जीनोम में पाने के लिए हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज किया। ये कब, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है ना, हमने ह्यूमन का सेल निकाला, सेल में से जो डीएनए है वो निकाला, उसको हम क्या करेंगे ना, उसको हम लोग सब चीज को बिल्कुल खोल के बिल्कुल कंप्यूटर में इस चीजों को सेव करेंगे। यही है बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कब लॉन्च हुआ था, 1990 में लॉन्च हुआ था जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको एक मेगा प्रोजेक्ट, आप खुद सोचिए ना भाई, एक सेल में कितना बड़ा डीएनए होता है, और सबके ये बेस पेयर्स को नापेंगे, सबको बेस पेयर्स को क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे और कंप्यूटर में सेव करेंगे। अब देखते हैं इसमें पैसे कितने लगते हैं। तो ह्यूमन जीनोम अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना गया था कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स है, तो कॉस्टिंग जो होंगी US डॉलर में 3 पर बेस पेयर, यानी कि हल्के से पहले अप्रोक्सीमेटली ऐसा सोचा गया था। लेकिन प्रोजेक्ट का जो टोटल एस्टिमेशन आया वो $9 बिलियन आया, और ये सारी चीजें बुक में टाइप हो रही थी। तो हर बुक का पेज जो है ना वो 1000 लेटर्स को कंटेन कर रहा था, और हर बुक में 1000 पेजेस थे, और ऐसे कितने बुक्स थे, 3300 ऐसे बुक्स थे। तो यहाँ पर एक सिंगल ह्यूमन के लिए हम क्या कर रहे थे, 1000 लेटर्स 1000 पेजेस की बुक में टाइप कर रहे थे, और ऐसे 1000 पेजेस वाले 1000 लेटर वाले बुक 3300 थे। इसीलिए हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ी, जहां पर डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल वगैरह एनालिसिस कंप्यूटर का यूज करने लगे, जहां पर एक नई एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स खुली, ठीक है। तो गोल क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है 2000 से 25,000 जीन ह्यूमन में जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर हमें डिटरमाइन करना सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो इसमें पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन डीएनए में पाए जाते हैं। फिर इनको डाटा बेसिस के रूप में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, और इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, यानी कि टूल्स भी इंप्रूव करने रहेंगे ना भाई, अच्छे से बिल्कुल एनालिसिस करना है, और ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर भी करना है, जैसे अलग सेक्टर जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में। एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं इस सब प्रोजेक्ट के कारण, तो वो भी चीजों को एड्रेस करना होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल लंबा प्रोजेक्ट होता है, जहां यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इन्होंने करवाया था। ये वेलकम ट्रस्ट यूके का जो है वो मेजर पार्टनर था, ठीक है, और कंट्रीब्यूटर जापान,
फ्रांस, जर्मनी, चाइना वगैरह से भी आया था। ये कंप्लीट कब हुआ? 2003 में कंप्लीट हुआ। शुरुआत कब हुआ था? मैंने आपको बताया था 1990 में शुरुआत हुआ था, और कंप्लीट कब हुआ? 13 साल बाद, दैट इज 2003 में कंप्लीट हुआ। और रिवॉल्यूशनरी वेज, इससे क्या पता चला? डायग्नोस, ट्रीट और कुछ ऐसे ऐसे डिसऑर्डर जो कि हम पहले ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, अब उसको ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ क्लूज इसने बताया कि ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए और नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्लू देता है, ठीक है। और सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, जो भी बीमारियों में चैलेंजेस है, एग्रीकल्चर में चैलेंजेस है, एनर्जी प्रोडक्शन में जो चैलेंजेस है, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में जो है, ये सब चीजों को भी ये बताता है। ह्यूमन को ही नहीं, यहाँ तक कि नॉन ह्यूमन जो है मॉडल जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला प्लांट, इन सब चीजों को भी क्या किया गया? सीक्वेंस किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स का यूज किया? सबसे पहले था एक्सप्रेड सीक्वेंस टैग, EST, और SA यानी सीक्वेंस एनोटेशन का यूज किया गया था। EST में क्या था? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसमें क्या, EST में क्या होता है ना, ये सारे जीन्स एक्सप्रेस जो RNA में होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि जो SA होता है ये ब्लाइंड अप्रोच होता है, मतलब बिल्कुल अंधों की तरह सीक्वेंस, होल सेट ऑफ जीनोम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, यानी कोडिंग वाले हो नॉन कोडिंग वाले हो, सबको बैठ के सीक्वेंस कर दिया और बाद में डिफरेंट रीजन्स विद फंक्शन को असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ना, आइसोलेट किया गया सेल को, DNA आइसोलेट हुआ इस तरीके से, फिर उनको रैंडम फ्रैगमेंट्स इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर इनको क्लोन किया वेक्टर में। ये हम लोग बेसिकली बायोटेक में पढ़ेंगे। तो क्लोनिंग कैसे होती है ना, क्लोनिंग मतलब उसी के जैसे चीजों को बनाना। तो इसमें क्या होता है, एक होता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, YAC और BAC। इसमें क्या होगा, ये वेक्टर का काम करता है। जब हम लोग ये DNA के फ्रैगमेंट्स को इनके अंदर डालते हैं ना, तो ये इसको अपना समझ के क्या करते हैं ना, क्लोनिंग करा देते हैं, यानी डुप्लीकेट करा देते हैं। जिस इनको लगता है ये मेरा ही बच्चा है, इसको मस्त पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, यानी डुप्लीकेट कर देते हैं। लेकिन ये क्या होता है, दूसरा इसको क्लोनिंग कहते हैं। ये बायोटेक में और हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये फ्रैगमेंट्स जो है वो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस से क्या करते हैं हम लोग, सीक्वेंस करते हैं। और ये किसने डेवलप किया था? फ्रेडरिक सैंगर ने मस्त इसको सीक्वेंस करना बताया था। और फिर अरेंज्ड बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स, जो ओवरलैप हो रहे हैं उनको अरेंज कर देंगे और अलाइन करेंगे, किसमें? कंप्यूटर में अलाइन कर देंगे सीक्वेंस को। यानी प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना, इसको भी इसी चीज से डेवलप किया गया। और सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 जो है, यानी पहले क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस खत्म हुआ, ये मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। फीचर क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? कुछ फीचर्स होंगे ना, तो देखिए ह्यूमन जीनोम में कितने थे? 3.64.7 मिलियन बेस पेयर्स थे, और एवरेज जीन कंसिस्ट कितने हो रहे थे? 3000 बेस पेयर। लेकिन साइज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वेरी कर रहे थे, ग्रेटली वेरी कर रहे थे। ड्राइस्ट्रोफिन जो था वो था लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, दैट इज 2.4 मिलियन बेस पेयर्स उसमें थे। जो टोटल जीन्स 80,000 और 1,40,000 जीन्स इस तरीके से एस्टिमेट हुए थे, लेकिन 30,000 जो थे वो उससे बहुत कम चीजें आई। और 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं ना, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सारे ह्यूमन के अंदर। 50% से ज्यादा जीन्स के फंक्शन अभी तक पता भी नहीं चले हैं, और लेस देन 2% ही जो जीनोम है ना वो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ना वो लार्ज पोर्शन को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, जो रिपीटेटिव होते हैं ना, इनका कैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है, ठीक है। और इनका नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर डायनामिक्स एवोल्यूशन क्या होता है, ये शेड करते हैं लाइट ऑन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर डायनामिक्स और एवोल्यूशन के लिए। क्रोमोसोम थे, उनमें ऑलमोस्ट कितने जीन्स थे? दैट इज 2968 जीन थे, और Y हैज द फ्यूएस्ट, दैट इज 231 जीन्स थे। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पर एक सिंगल DNA डिफरेंस, दैट इज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बताया गया। एवोल्यूशनराइज किया गया प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन को, और इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री को भी ट्रेस किया जा सकता था। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या चीजें मिली। अब हम जानते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ये 99% जो बेस सीक्वेंस होते हैं ह्यूमंस में वो सेम होते हैं, यानी DNA के जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो 99% ह्यूमंस में सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंसेस जो सीक्वेंस में आते हैं, जो ये 0.1% के जो डिफरेंसेस आते हैं, वो हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं उनके फिनोटिपिक अपीयरेंस, यानी बाहरी अपीयरेंस में। यानी कि कोई इंसान अलग क्यों दिख रहा है? 99% तो चीजें सेम है, इसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, बट वो जो 0.1% जो चेंज है, जहां पर फिनोटिपिक अपीयरेंस में डिफरेंस आ रहा है, हमें जेनेटिक डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए DNA की सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। सबका DNA, एक का DNA खोल के देखना पड़ेगा, दूसरे का DNA खोल के देखना पड़ेगा, फिर इस तरीके से होगा। लेकिन ये कितना ही डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव चीज हो गया। आपको पता है DNA बोल हमें ऐसे आसानी से दे रहे, DNA खोल के देख लेंगे, बट DNA है कितना बड़ा, ये एक सेल में इतना बड़ा पाया जाता है। तो आप सोचिए जब सब सेल्स का खोला जाएगा तो ये क्या होगा, सीक्वेंसिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर DNA का जो फिंगरप्रिंटिंग होता है ना, ये बहुत ही एक यूनिक वे आता है ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए DNA सीक्वेंस को। यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग के कारण आसानी से क्विकली हम क्या कर पाते हैं, DNA सीक्वेंसेस को कंपेयर कर पाते हैं। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली कहाँ यूज होता है? क्राइम साइट्स पे यूज होता है, इस तरीके की जगह पे यूज होता है जहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पर्सन ने ये चीज है या फिर किस पर्सन की ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंटिंग, यानी एक का DNA ले लिया जिसपे शक हो रहा, दूसरे का DNA ले लिया, फिर हमने क्या किया, फिंगरप्रिंटिंग किया। अब फिंगरप्रिंटिंग क्या है तो देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि जो 99% चीजें सेम है, तो जो 99%
चीजें सेम है, बेस पेयर सीक्वेंस सेम है, तो हम लोग वो 99% क्यों देखेंगे? जो 1% चीज डिफरेंट है उसी से हम लोग यूनिक, किसी इंडिविजुअल का यूनिक बातें पता चलती है, तो हम लोग वो 0.1% चीजें देखेंगे। तो यही कि हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, यही फिंगरप्रिंटिंग करवाता है। और 99% चीजें फिंगरप्रिंटिंग नहीं करवाती है, क्योंकि वो सब चीज सेम होती है। तो रेपिटेटिव डीएनए होता है ना, वो ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट पीक्स बनाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, जो एक बल्क डीएनए होता है, बल्क डीएनए जो 99% सब में सेम होता है, तो वो क्या करेगा, एक बड़ा सा पीक बनाएगा, बल्क है तो बड़ा सा बनाएगा। और जो सैटेलाइट और रेपिटेटिव डीएनए होता है ना, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए, तो इसका छोटा सा ही बनता है, ठीक है। ऐसे भी अभी आपको बताया 99% क्या होता है, ये बल्क वाला होता है, और सिर्फ 0.1% जो होता है ये वाला होता है। देखिए, बेस्ड ऑन बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, यहां पर होते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो बेस का क्या, किस चीज से बना हुआ है बेस कॉम्पोजिशन, मैंने बताया था AGCT वाला, तो ये कौन से बेस से बना है, ये भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेंथ, जैसे किसी का है AG, ठीक है, एक पर्सन A का है, ठीक है, और पर्सन B का कुछ है लेंथ, दैट इज AG, तो इसका लेंथ देखिए, इसका 5 का लेंथ है और इसका 3 ही का लेंथ है, तो ये क्या है, लेंथ के भी हिसाब से डिफरेंस हो सकती है। फिर रिपीटेटिव यूनिट्स, यानी कि किसी का AG 4 बार रिपीट कर रहा है और किसी का AG कितना बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। और ये सब चीजों के बेसिस पे हमने सैटेलाइट डीएनए निकाला। तो सैटेलाइट डीएनए इज फादर ऑफ 2 टाइप्स, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ना, वो किसी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। जैसे डीएनए का क्या काम होता है, कोड का काम होता है, कि किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, लेकिन सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट इन लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन के जीनोम में फिर भी ये बहुत ही लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसी डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि हर डीएनए फ्रॉम ईच टिश्यू ऑफ वन इंडिविजुअल शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर कोई इंसान है, इंसान के ऊपर है कुछ टिश्यूज, इस टिश्यू के हर सेल के अंदर जो डीएनए है ना, वो सेम होता है, ठीक है। तो एक पर्सन का सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एवरी डीएनए शो करता है। इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। इससे क्या होता है ना, कि कोई भी बॉडी का कोई भी एक सेल, कोई भी एक पार्ट मिल जाए, उसे आराम से यहाँ फॉरेंसिक एप्लीकेशन में यूज हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं, अगर कोई बाल का टुकड़ा भी मिल जाए ना, तो उससे भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए हर टिश्यू का, लेकिन एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, अलग अलग हो जाएगा तो नहीं। एक इंडिविजुअल के हर टिश्यू में जो डीएनए होता है ना, वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। अब कब से मैं पॉलीमॉर्फिज्म कहते जा रही, वो क्या देखिए, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, वो पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ठीक है। इसीलिए इसी से हम लोग करते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि हम लोग पेरेंट्स का कुछ डीएनए ले लेंगे, है ना, चाइल्ड का कुछ डीएनए ले लेंगे, और फिर जब हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, हाँ कुछ चेंजेस आते हैं, मगर पॉलीमॉर्फिज्म मोस्टली पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट हो जाता है। तो इससे हम लोग पैटर्निटी टेस्टिंग कर सकते हैं। म्यूटेशंस के कारण यहाँ पर जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस आ सकते हैं। किस में म्यूटेशन हो सकती है, या तो सोमैटिक सेल या फिर जर्म सेल में म्यूटेशन हो सकती है। अब देखिए, एक आता है अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन। यहाँ पर मोर देन वन वेरिएंट अलील लोकस पे आपको दिखेगा। लोकस क्या होता है, क्रोमोसोम्स के लोकस होते हैं ना, ये लोकस है ना। तो इस तरीके से मोर देन वन वेरिएंट अलील एट अ लोकस, जिसका फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा होता है, इसीलिए इनहेरिटेबल म्यूटेशन होती है पॉपुलेशन पे, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होती है। क्या होता है कि पेरेंट्स जैसे हुए, तो पेरेंट्स ने कुछ चीजें अपने बच्चों में ट्रांसफर की, लेकिन ये तुरंत उनको नहीं दिखता है, ठीक है। ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीजें अक्यूमुलेट होती जाती है, और बहुत जनरेशन बाद फिर किसी बच्चे में वो चीज दिखती है। तो ये बताता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या इमीडिएट इफेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है नॉन कोडिंग डीएनए का। इसी के कारण क्या होती है, वेरिएशन या इवोल्यूशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, तो वेरिएशन आ जाएगा या फिर इवोल्यूशन होती है। टेक्निक क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये टेक्निक बताया था एलेक जेफरी ने। इन्होंने क्या बोला कि सैटेलाइट डीएनए जो है ना, उसको हम लोग प्रोब के रूप में यूज करेंगे। प्रोब क्या होता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव लेबल करके बॉडी के अंदर या फिर किसी चीज के अंदर भेजेंगे, और फिर चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या चल रहा है अंदर। तो सैटेलाइट डीएनए को इसने प्रोब की तरह यूज किया, जिसको पहले तो रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, और फिर जब देखा तो क्या शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए इस प्रोसेस को इन्होंने क्या किया, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेंट रिपीट्स VNTR। और हमेशा ही हम लोग क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट डीएनए को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट डीएनए तो डिफरेंट होता है, वरना 99% चीजें सेम है। सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह का, एक माइक्रो है, एक मिनी है, तो हम लोग उसमें भी मिनी वाले को यूज करते हैं, माइक्रो वाले को यूज नहीं करते हैं। तो इसका प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब पहले कहीं से आपको डीएनए मिलेगा, है ना, जैसे अभी क्राइम साइट है कोई, ठीक है, वहां पर आपको किसी का बाल मिला, ठीक है, तो वो बाल आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर टिश्यू का हर सेल वो डीएनए दे सकता है ना। तो इन्होंने पहले डीएनए लेंगे, ठीक है, फिर डाइजेशन करेंगे डीएनए का, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, फिर सेपरेशन करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस से। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली एक डीएनए है, उसमें से जो पार्ट हमें चाहिए हम वो कट करके ले लेंगे। फिर ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलर और नाइलॉन की मेम्ब्रेन से ट्रांसफर करेंगे। और फिर हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब। यानी अब VNTR प्रोब क्या है, ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, ये प्रोब है। तो इससे हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए बाय ऑटो रेडियो
फोटोग्राफी से आप डिटेक्ट करेंगे। और इस चीज को अगर आपको एंड वाला थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया तो इसको अभी देखिए। तो जैसे क्राइम सीन पे एक डीएनए मिला, डीएनए को हमने कर दिया रेडियो एक्टिव यानी वीएनटीआर प्रोब बना दिया। अब सस्पेक्ट किन चीजों पे है, ए पे सस्पेक्ट है, बी पे सस्पेक्ट है, सी पे है और डी पे सस्पेक्ट है। तो उसका हमने वो वाला पार्ट निकाल के ले लिया डीएनए का। कैसे निकाला, ये वाली चीजें तो आपको समझ आ गई है कि आइसोलेट करना है डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करना है और डीएनए का फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिव जो डीएनए रहेगा यानी ये जो प्रोब है ना, ये जाके किससे बाइंड करता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले से। तो जो एक्चुअल में क्रिमिनल है ना, उसके वाले डीएनए से जाके ये कर देगा बाइंड। इसीलिए हमें ये, क्योंकि अब रेडियो एक्टिव लेवल है तो हमें तो पता चल जाएगा कि ये तो चला गया इसके साथ, यानी कि जो सस्पेक्ट सी है वही है हमारा क्रिमिनल। तो इस तरीके से क्राइम सीन की चीजें होती है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार एक और स्लाइड लाइए, उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉपी के नंबर्स होते हैं ना, पहले ये जानिए, कॉपी नंबर्स जो होते हैं एक क्रोमोसोम टू अनदर इन अ इंडिविजुअल वेरी करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं वो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताते हैं। इसीलिए साइज ऑफ जो वीएनटीआर होता है वो 0.1 से लेकर 20 केबी तक जाता है। यानी किसी ए पर्सन का जो वीएनटीआर है ना वो इतना बड़ा भी हो सकता है और किसी बी पर्सन का वीएनटीआर इतना छोटा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें साइज जो है वो वेरी करती है, दैट इज 0.1 से 20 केबी तक वेरी करती है। सब जो बैंड्स आप देख रहे हैं ना, ये बैंड्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को दिखाते हैं जो कि डिफरेंट हर इंडिविजुअल के लिए होते हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, कोई भी चीज सेम नहीं आपको दिखेंगी। बस एक्सेप्शन याद रखिएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ना। अब देखिए, ये टेक्निक की और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमने पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराया। यानी कि आपको तो एक डीएनए मिला, हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके ऐसे और मल्टीप्लाई करके डीएनए बना लिए। एक बार चेक किया, दूसरी बार चेक किया, तीसरी बार। इससे क्या हो रहा है ना कि सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक बढ़ जा रही है और डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी कि एक सेल का भी आपको डीएनए मिल गया ना तो उससे भी फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है। तो देखिए, अब बिल्कुल लास्टली मैं आपको ये समझा रही हूँ, बिल्कुल ही आपको समझ आ जाएगा, मतलब कोई डाउट ही की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, एक होता है पेरेंटियल क्रोमोसोम, एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए, ये क्रोमोसोम नंबर 7 की बात कर रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 दिखा रहा है और क्रोमोसोम नंबर 16 दिखा रहा है। ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल ए का है और ये इंडिविजुअल बी का है। तो क्या किया, इसको जेल पे रखा, तो जेल से क्या होगा, ये इस तरीके से सेपरेट होगा। जब सेपरेट होगा तो आप कलर्स देख सकते हैं, कलर्स के हिसाब से आप जान जाएंगे कहाँ क्या है। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ 3 था तो ये जाके 3 वाले नंबर पे रेड लगा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 4 है तो 4 पे जाके भी रेड लगा है। तो इस तरीके से जाके ये यहाँ पर हो जाता है सेटल। ठीक है, अब हमें जो सस्पेक्ट मिला, जिसका क्राइम साइट पे हमें कुछ सी डीएनए मिला, या फिर अगर हमें चेक करवाना है कि ये इसका अपना रिलेटिव है यानी कि, तो उस रिलेटिव का कोई डीएनए मिला तो उसका हमने यहाँ पर रखा, जो कि यहाँ पर क्राइम सीन से हमें मिला है। या फिर अगर आप पैटर्नल टेस्टिंग करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फादर का या फिर मदर का लेके यहाँ पर कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टैंडम रिपीट्स यानी कि नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए जितने हैं, यानी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या होगा, 9 वाली जगह पे जाके ये वाला चीज हो जाएगा। ये वाला चीज क्या होगा, 11 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 वाली जगह पे जाके लग गया है। तो इस तरीके से ये लग गया है। अब जब ये लगेगा तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो है और ये वाला जो है वो तो सेम हो रहा है। यहीं आप देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सेम है। तो इसका मतलब जो बी है वही है हमारा जो सस्पेक्ट है, वही है हमारा मेन क्रिमिनल। और ये सी क्या था, उसका जो हमें सेल मिला था क्राइम सीन पे, तो जो क्राइम सीन पे जो सेल मिला था ना, उससे हमें कैसे पता चल गया, ये देखिए, अब ये सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब बी वाला ही जो है वो एक्चुअल में क्रिमिनल है। तो इस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। अब तो बिल्कुल ही समझ आ जाना चाहिए, मतलब कोई डाउट रहना ही चाहिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, रिपीट्स हो रहे हैं तो उसी के हिसाब से ये जाके जेल पे सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।